नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान का इतिहास। बड़ा सरल सब्जेक्ट है जी, आसानी से याद हो जाता है। ध्यान से सुनना है इस सब्जेक्ट के बारे में और सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। एक्चुअली विगत क्लास में हमने एक टॉपिक रन किया था, राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल, जिससे आप अवगत हुए। आपने सभ्यता स्थलों की जानकारी प्राप्त की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने प्रारंभ किया था राजपूत काल, राजपूत शब्द और राजपूत जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में। राजपूत जाति की उत्पत्ति के संदर्भ में आपने जाना कि विभिन्न इतिहासकारों ने राजपूत जाति के संदर्भ में अपने अपने अलग अलग मतें दी। किसी ने बताया कि राजपूत वैदिक क्षत्रिय थे, आर्य संतान थे, ब्रह्मा की संतान थे। किसी ने बताया कि ब्राह्मणों की संतान थे। किसी के अकॉर्डिंग अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, किसी के अकॉर्डिंग विदेशियों की संतान थे और मिश्रित रूप से भी उत्पन्न हुए। इस तथ्य को भी जाना। ठीक भाई, ये सारी चीजें आपने जानी। अगर हम देखें तो मैंने ये भी बताया था कि अधिकांश इतिहासविदों के अकॉर्डिंग जो ज़्यादा मान्य मत है वो मिश्रित रूप वाला है, जो डीपी चट्टोपाध्याय ने दिया। बाकी की सारे मतों पर विस्तृत चर्चा हो गई थी कि भाई अग्निकुंड वाले मत के संदर्भ में भी बड़ी चर्चा हो गई थी, जिससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए। अग्निकुंड वाला मत किसने दिया? चंद्रवरदाई ने। किस ग्रंथ में? पृथ्वीराज रासो में। उसके अकॉर्डिंग कितनी राजपूत जाति उत्पन्न हुई? 4, जिनमें सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत जाति किससे बताया गया? चौहानों। ठीक भाई, ब्राह्मणों के से उत्पत्ति हुई इस संदर्भ में भी बताया कि भाई इसका उल्लेख विजोलिया शिलालेख में भी मिलता है। मैंने एक और भी बताया था कायम खां रासो में, जो साहित्यिक रचना है। नेक्स्ट, इसके अलावा दशरथ शर्मा भी इसी आधार पर इनका समर्थन करते हैं। तो ये चर्चाएं हो गई थी। इसके बाद हमने कहा कि जब इस राजपूत जाति की उत्पत्ति के बाद विभिन्न राजपूत रियासतें हुई, जिन रियासतों के अंतर्गत उस राजपूत जाति ने उन पर शासन किया। तो उन्हीं रियासतों का इतिहास आप अब पढ़ने जा रहे हो वेच के अकॉर्डिंग। ठीक भाई, आप अपना यहाँ अध्ययन करोगे। नेक्स्ट एक चीज़ और है कि अलग अलग बैचों का अलग अलग रूल्स है और अलग अलग बैचों में अलग अलग टॉपिक रन करेंगे। लेकिन आपके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ टॉपिक अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं वो बड़ा सरल टॉपिक है और मेरे हिसाब से सबसे रोचक भी है। और एक ऐसा टॉपिक यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी जिसके बारे में अधिकांश स्टूडेंट को जानकारी भी है। अर्थात आप अपनी जिज्ञासा बढ़ा भी सकते हैं और जिज्ञासा की पूर्ति के लिए आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। तर्क ही करेंगे, वितर्क तो नहीं करेंगे क्योंकि आप बुद्धिमान हैं सब। तो देखो, अभी आप पढ़ने जा रहे हो, बहुत सरल, ज़्यादा सरल है। इससे हिस्ट्री का सबसे सरल पार्ट और एक ऐसा पार्ट जिससे हमारा पूरा राजस्थान गौरवान्वित है, और वो है मेवाड़ का इतिहास। अर्थात आप मेवाड़ रियासत का इतिहास पढ़ने जा रहे हो और मेवाड़ का इतिहास जिस पर राजवंश, राजपूत राजवंश ने शासन किया, उसके संदर्भ में आप जानकारी यहाँ प्राप्त करोगे। ठीक भाई, अभी यहाँ आप देखें मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो एक सामान्य सा डाटा, अगर मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत देखें तो राजवंश कौन सा रहा जिसने इस पर शासन किया? मेवाड़ पर शासन करने वाला राजवंश कौन सा रहा? और आंसर सीधा सा है गोहिल वैश्य सोंदिया। देखो, बिल्कुल सरल तथ्य आपके सामने आ रहे हैं, सामान्य वे में आ रहे हैं। किस राजवंश ने शासन किया? गोहिल वैश्य सोंदिया। ठीक भाई, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने लिखाया ही है कि मेवाड़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हो और मेवाड़ पर शासन करने वाले राजवंश का नाम था गोहिलिया सिसोदिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप जब इस राजवंश के संदर्भ में जानते हैं तो सबसे पहले एक समेकित डाटा कि इस गोहिल वंश के अंतर्गत या सिसोदिया वंश के अंतर्गत हमें
किन किन शासकों को पढ़ना है, उनकी उपलब्धियों को पढ़ना है, इतिहास में उनका क्या योगदान रहा उसको पढ़ना है। ठीक भाई। अभी जिसमें प्राचीन राजवंश जो इसका माना जाता है मेवाड़ का, वो माना जाता है गुहिल वंश। कौन सा राजवंश? गुहिल वंश। एक सामान्य सा डाटा उपलब्ध करा रहा हूं, बाकी की विस्तृत रूप से आप मेवाड़ के संदर्भ में भी जानेंगे। मेवाड़ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू जो प्रारंभिक दौर में पढ़े जाते हैं उनको भी आप जानेंगे। उसके बाद गुहिल वंश से रिलेटेड शासकों को क्रम वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद सिसोदिया शासकों को पढ़ेंगे। तो ये तो केवल एक मैं थोड़ा सामान्य सा डाटा दे रहा हूं। गुहिल वंश में हम देखें तो गुहिल वंश का संस्थापक सभी स्टूडेंट जानता होगा, आंसर आता है गुहिलादित्य या गुहादित्य। एक्चुअली इसको एक नाम नहीं कई नामों से जाना जाता है। गुहिलादित्य, गुहादित्य, गोहिल, गौहिल, गौभिल, गहलोत, कई नाम है इसके, लेकिन प्रचलन के तहत नाम गुहिलादित्य या गुहादित्य है। मैंने अभी बताया कि गुहिलादित्य, गुहादित्य, गौभिल, गौहिल, गोहिल या गहलोत, ये कई सारे नाम पर। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अकॉर्डिंग गुहिल वंश की नींव गुहादित्य या गुहिलादित्य द्वारा डाली गई थी 566 ईस्वी में, जिसका उल्लेख हम बाद में भी करेंगे। लेकिन अभी एक समराइज डाटा, इस गुहादित्य या गुहिलादित्य के बाद इस राजवंश में गुहिल वंश में ही शासक आया प्रमुख शासक बप्पा रावल। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तथ्य स्पष्ट कर दूं कि हमारा राजस्थान का प्राचीन इतिहास इतना धन धान्य नहीं है। आई मीन कह सकते हैं प्राचीन इतिहास का विस्तृत डाटा नहीं उपलब्ध हो पाता है, लेकिन मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का पूर्ण विस्तृत डाटा उपलब्ध हो पाता है। आप देखेंगे कि हमारे राजस्थान इतिहास के तहत एक चर्चित पुस्तक जैसे गोपीनाथ शर्मा जी ने भी लिखी, तो राजस्थान का प्राचीन व मध्यकालीन इतिहास लिखा। क्योंकि प्राचीन मध्यकालीन इतिहास लिया कि प्राचीन इतिहास का डाटा ज़्यादा उपलब्ध न होने के कारण मध्यकालीन इतिहास का डाटा पूर्णतः उपलब्ध होने के कारण वो किताब एक अच्छी किताब के रूप में, बड़ी किताब के रूप में उपलब्ध हो सकी। गोपीनाथ शर्मा भी ये कहते हैं कि राजस्थान का प्राचीन इतिहास विस्तृत जानकारी के साथ उपलब्ध नहीं हो पाता है, महत्वपूर्ण जानकारियाँ ही उपलब्ध हो पाती हैं, लेकिन मध्यकालीन इतिहास का पूर्ण डाटा उपलब्ध हो पाता है। अतः हम यहाँ एक शब्द यूज ले रहे हैं, मेरे शब्दों पर विशेष ध्यान दिया करो। मैंने कहा कि गुहिलादित्य या गुहादित्य के बाद महत्वपूर्ण शासक आया बप्पा रावल। आई मीन कहने का यह है कि शायद गुहादित्य या गुहिलादित्य के बाद शायद और भी शासक आए हों, लेकिन वो इतने प्रभावी शासक नहीं थे, इतिहास में उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। अतः प्रमुख शासक कौन आया था? बप्पा रावल, जिसके संदर्भ में कुछ इतिहासकार इसका समय निर्धारण भी करते हैं 734 से 753, लेकिन उस समय के संदर्भ में भी चर्चा की जाएगी। अभी प्रमुख शासक में केवल शासकों का उल्लेख कर रहा हूं। बप्पा रावल के बाद प्रमुख शासक आया अल्लट। कौन आया? अल्लट, जिसे आलू राव या आलू रावल भी कहा गया। इसके बाद देखें यहां, मैं यहां लिख दूं, देखो इसके बाद ध्यान रखना, क्रम आप देख लेना। अल्लट के बाद प्रमुख शासक आया रण सिंह। कौन आया? रण सिंह, जिसे इतिहास में एक और नाम से भी जाना गया कर्ण सिंह, यानी शायद रण सिंह ही क्या था? कर्ण सिंह। अगर हम इसकी बात करें तो इसके बाद थोड़ा डाटा सही मिलने लगता है। इसके दो पुत्रों का उल्लेख मिलता है, एक बड़ा पुत्र छेम सिंह और इसका छोटा पुत्र राहब। कौन? राहब। ठीक भाई। रण सिंह के बाद छेम सिंह शासक बना था। कौन बना था? छेम सिंह। मैं यहां एक थोड़ी सी जानकारी और शेयर कर देता हूं आपसे। जानकारी ये है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। इस पे ध्यान देंगे तो आगे कई चीजें और सरल हो जाएंगी। मैंने बताया कि रण सिंह जो इसी गुहिल शाखा का प्रमुख राजा था,
उसके बाद क्षेम सिंह शासक बना, रण सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? क्षेम सिंह। लेकिन इस रण सिंह ने अपने छोटे बेटे राहप के लिए उसी दौरान सिसोदा गांव भेंट में दिया था। कौन सा गांव भेंट में दिया था छोरे? सिसोदा गांव भेंट में दिया था। अतः सिसोदा गांव का स्वामी कौन बन गया? राहप। ये इस गुहिल शाखा को ही आगे बढ़ा रहा है। सिसोदा गांव का स्वामी होने के कारण राहप के वंशज आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। तो एक तो तथ्य ये स्पष्ट है जिसका उल्लेख मैं विस्तृत रूप से करूंगा, बाद में जब इन शासकों को पढ़ाऊंगा तब ये तथ्य मैं लिखाऊंगा भी कि सिसोदिया किस प्रकार कहलाए, क्यों आए। तो एक तो आप अभी नॉर्मल वे में ये देख सकते हैं कि सिसोदिया कोई अलग नहीं थे, सिसोदिया कोई अलग नहीं थे, गोहिलों के ही शाखा से निकले हुए थे। एक भाई तो गोहिल बना रहा, कह सकते हैं कि गोहिल शाखा को आगे बढ़ाया, और इसी का दूसरा भाई क्या हो गया? सिसोदिया। सिसोद गांव का स्वामी होने के कारण क्या कहलाया? सिसोद। तो गोहिलों से ही कौन निकले? सिसोदिया। गोहिली क्या है? सिसोदिया। ठीक भाई, ये तत्व ध्यान रखेंगे। तो एक चीज विशेष ध्यान रखना, मैं गोहिल व सिसोदिया राजवंश यहां लिखाया कि इसने यहां शासन किया, लेकिन गोहिली क्या है? सिसोदिया। गोहिली क्या है? सिसोदिया। ध्यान रखेंगे इस बात। इस पे शायद आप यहाँ इस चीज को मैं यहाँ लिखा नहीं पाया हूं, बाद में इसको डाटा के साथ लिखाऊंगा कि भाई ये किस प्रकार बना। यहाँ अगर समझना है दोबारा तो देखो, रण सिंह जिसके दो छोरे, एक तो क्षेम सिंह और एक राहप। क्षेम सिंह ने इस शाखा को आगे बढ़ाया, राजा बना, गोहिल शाखा को आगे बढ़ाया। इस रण सिंह ने अपने छोटे छोरे राहप को क्या दे दिया? सिसोदा गांव। और सिसोदा गांव के स्वामी होने के कारण राहप के वंशज क्या कहलाए? अब इसके जो वंशज होंगे आगे चलकर वो क्या कहलाएंगे? सिसोदिया। और इसके वंशज आगे गोहिल शाखा को ही आगे बढ़ा रहे। इसके बाद क्षेम सिंह के बाद प्रमुख शासक आया जेत्र सिंह। कौन आया? जेत्र सिंह, जिसके संदर्भ में बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर हम देखें तो विगत समय में सेकंड ग्रेड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जेत्र सिंह के संदर्भ में और भी कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं इनकी चर्चा विस्तृत रूप से बाद में करूंगा। जेत्र सिंह के बाद प्रमुख शासक बना तेज सिंह। देखो, इस चिन्ह का भी बड़ा महत्व है। मैं इस प्रकार का चिन्ह यहां लगा रहा हूं तो इसका मतलब ये क्रम है, और इस प्रकार लिख रहा हूं तो इसका मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक भाई। तेज सिंह के बाद शासक बना समर सिंह। कौन बना? समर सिंह। और समर सिंह के बाद शासक बना रतन सिंह। रतन सिंह, ये रतन सिंह रावल, एक्चुअली गोहिलों का जो कह सकते हैं उपाधि थी वो रावल थी। जेत्र सिंह रावल, रतन सिंह रावल, ठीक भाई, समर सिंह रावल, ये आप रावल उपाधि थी। और सिसोदिया अपने आप क्या लगाते थे? राणा। क्या लगाते थे? राणा। लेकिन ये विशेष ध्यान रखना है, गोहिली क्या थे? सिसोदिया। गोहिली क्या थे? सिसोदिया। ठीक भाई। अभी यहाँ रतन सिंह के संदर्भ में बात की जाए तो रतन सिंह को प्रसिद्धि अगर जाना जाए तो कह सकते हैं इनकी पत्नी के नाम से भी, पद्मनी के पति थे। रानी पद्मनी सुनी होगी, उसके संदर्भ में आप देखें तो इस पे तो फिल्म भी बन चुकी है। और रतन सिंह के संदर्भ में एक तथ्य और है कि यह है गोहिल वंश का या गोहिल शाखा का अंतिम राजा। इसी के साथ ही गोहिल शाखा समाप्त हो गई। आप जानते हैं कि इस बंदे ने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। लेकिन आक्रमण के कारणों पर और भी कारण हैं, उन पर चर्चा विस्तृत रूप से जब रतन सिंह पढ़ाया जाएगा तब की जाएगी। लेकिन आक्रमण किया था और अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए ही रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था, और अल्प समय के लिए अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था। कोई दिक्कत नहीं जी, वो प्रक्रिया होती रही। लेकिन हम इतना पढ़ते हैं गोहिल शाखा का यही एंड हो गया, यही अंत हो गया। आगे चल करके इस मेवाड़ पर शासन किया सिसोदिया शाखा ने। अब ये बात ध्यान रखें कि जिस सिसोदिया शाखा ने शासन किया, देखो वो खुलता रहेगा, लगता रहेगा, उस पर ध्यान मत दो। ठीक, पूरा ध्यान यही लगाओ। मैंने ये बताया
कि आगे चल करके इसी मेवाड़ पर शासन किया सिसोदिया शाखा ने। किसने किया? और सिसोदिया शाखा जिसने शासन किया वो कन्फर्म है राहब का वंशज होगा। किसका? राहब। राहब का वंशज होगा, जिसके संदर्भ में पूरा डाटा मैं उपलब्ध कराऊंगा कि भाई कैसे राहब का वंशज, किसका छोरा, किसका नाती, किसका पोता, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी आप देखो यहाँ इसी मेवाड़ के इतिहास के तहत मेवाड़ पर किसको पढ़ेंगे? सिसोदिया शाखा को। सिसोदिया वंश को या सिसोदिया शाखा को। ठीक भाई, क्योंकि गोहिल वंश के बाद इस पर किसने शासन किया? सिसोदिया वंश ने, लेकिन गोहिल ही सिसोदिया थे, ये भी तथ्य उजागर है। जिसमें पहला नाम आता है राणा हम्बीर। किसका नाम आता है? अब ये तो क्लियर ही है कि भाई ये राहब का वंशज था, लेकिन राहब के वंशजों में किसका छोरा था, किसका पोता था, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको ये डाटा उपलब्ध कराया जा रहा है। राणा हम्बीर, छोरे ध्यान दे, राणा हम्बीर के बाद शासक बना क्षेत्र सिंह। कौन शासक बना? क्षेत्र सिंह, जिसे इतिहास में एक और नाम से भी जाना जाता है राणा खेता। क्षेत्र सिंह के बाद शासक बना लक्ष्य सिंह। कौन शासक बना? लक्ष्य सिंह, जिसे इतिहास में एक और नाम से भी जाना जाता है राणा लाखा। लक्ष्य सिंह की बात की जाए तो लक्ष्य सिंह के बड़े पुत्र का नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था? कुंवर चूड़ा। कुंवर चूड़ा, जिसे इतिहास में मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। ऐसा नहीं है लक्ष्य सिंह के और पुत्र नहीं थे, पुत्रों की कमी नहीं थी इसके पास, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र कौन सा था? कुंवर चूड़ा। मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। इसने राजगद्दी का त्याग किया था अपने छोटे भाई मोकल के लिए। इसकी तुलना राम से भी की गई है। और इस लक्ष्य सिंह का छोटा पुत्र था मोकल। कौन था? मोकल, जो कि इस लक्ष्य सिंह के बाद शासक बना था। लक्ष्य सिंह के बाद शासक कौन बना था? मोकल। इस बंदे ने राजगद्दी का त्याग किया था। क्यों किया था, क्या परिस्थितियां बनी, क्या मैटर था, वो तो मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा, जब भी बताऊंगा। लेकिन अभी बस इतना ध्यान रखना है, लक्ष्य सिंह के बाद शासक कौन बना? मोकल। कौन बना? मोकल। मोकल के बाद शासक बना, देखो ये एंट्री इसकी यहां होगी, इधर का लिख देता हूं। ठीक भाई, मोकल के बाद शासक बना राणा कुंभा। कौन बना? राणा कुंभा, जो कि निश्चित रूप से कलम, कला व कटार की त्रिवेणी कहा जाता है राणा कुंभा को। कलम बोले तो साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए, कला बोले तो स्थापत्य कला के तहत इन्होंने दुर्ग महल का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया। कटार बोले तो तलवार का भी धनी था बंदा, कई सारे युद्धों को जीता। बड़ा काफी मैटर इनके संदर्भ में पढ़ने को मिल जाता है। महान शासक हुए मेवाड़ के। राणा कुंभा के दो पुत्रों का उल्लेख मिलता है। इसका ज्येष्ठ पुत्र था उदा, जिसे उदयकरण या उदयमल या उदय सिंह के नाम से भी कई किताबों में लिख दिया जाता है। और इस राणा कुंभा का छोटा पुत्र था रायमल। कौन सा? रायमल। कोई दिक्कत नहीं है जी, दोनों को यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि राणा कुंभा के बाद उदा ने भी अल्प समय शासन किया था और रायमल ने भी शासन किया था। पापा की हत्या की थी इस उदा ने। आप इतिहास पढ़ें तो इतिहास में पता चलेगा कि उदा ने ही पिता राणा कुंभा की हत्या की थी। अब क्यों की, किन परिस्थितियों में की, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, और फिर उदा शासक बना तो कितने समय के लिए बना, और बन गया तो फिर भागा क्यों, और भागा तो मरा क्यों, ठीक, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इसके बाद रायमल शासक बना और रायमल के बाद शासक बना राणा सांगा। राणा सांगा जो इतिहास का महान योद्धा माना जाता है। अगर हम भारतवर्ष के महान योद्धाओं की बात करें, युद्ध प्रेमी शासकों की बात करें, तो भारतवर्ष में युद्ध प्रेमी शासकों में सबसे पहला नाम आता है, आपको पता हो
तो मेरे हिसाब से भारत का सिकंदर किसे कहा जाता है? शायद मेरे दिमाग में भी वो मिस हो रहा हो, बताओ आप। मुझे ही ध्यान नहीं। हाँ हाँ, एक्चुअली अशोक को भी युद्ध प्रेमी शासकों में माना जाता है। अशोक को भी युद्ध प्रेमी शासकों में माना जाता है, लेकिन अशोक के बाद कोई युद्ध प्रेमी शासक आता है तो वो कौन आता है? राणा सांगा। कौन आता है? राणा सांगा। लेकिन मैं उस संदर्भ में भी बताऊंगा, चर्चा कर लूंगा, मेरे दिमाग में आएगा जब। राणा सांगा, जिसे एक और नाम से जाना जाता था, रियल फैक्ट इसका नाम था संग्राम सिंह। क्या नाम था? संग्राम सिंह। आप संग्राम सिंह फर्स्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि इसी राजवंश में आगे चल करके संग्राम सिंह द्वितीय भी आएगा। संग्राम सिंह फर्स्ट को ही राणा सांगा के नाम से जाना गया। राणा सांगा के बाद शासक बना रतन सिंह। जिसके नीचे लटक रहा है उसका है। ठीक है, वो तो चीज स्पष्ट ध्यान रखो, ये चीज। रतन सिंह, एक्चुअली रतन सिंह में कई मैं टीचर्स को देखता हूँ या कई किताबें देखता हूँ, रतन सिंह द्वितीय लिख देते हैं, लेकिन ये विशेष ध्यान रखें, द्वितीय लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो गोहिल वंश में था, ये सिसोदिया वंश में, स्पष्ट है। रतन सिंह के बाद शासक बना विक्रमादित्य। कौन बना? विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य के बाद शासक बना, जो मैं यहां आगे नोट करूंगा, ध्यान रखना, विक्रमादित्य के बाद शासक बना उदय सिंह, राणा उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद शासक बना महाराणा प्रताप, जिससे राजस्थान गौरवान्वित है। महान स्वाभिमानी शासक, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अपने जीवन को कष्टमयी तरीके से व्यतीत किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये चाहते तो आराम से इससे सारे ऐसो आराम प्राप्त हो सकते थे, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, महाराणा प्रताप के संदर्भ में देखो मैं बता दूं, महाराणा प्रताप से आज हम ही गौरवान्वित नहीं होते हैं। तत्कालीन समय के जो रजवाड़े थे, जो उनमें स्वाभिमानी माताएं थीं, स्वाभिमानी पुरुष थे, वो भी इनसे ही गौरवान्वित थे, और इनका बड़ा उल्लेख होता था कहानियों में, कविताओं में, दोहों में। ठीक, हर माता ये इच्छा रखती थी कि मुझे महाराणा प्रताप जैसा पुत्र प्राप्त हो। हमारा राजस्थान की एक खास बात है, राजस्थान में पुरुषों के अलावा, पुरुष योद्धा हुए, राजपूत योद्धा हुए, ये सब जानते हैं, लेकिन राजपूत वीरांगनाएं भी यहाँ आपको बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। केवल एक राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां आप देखेंगे कि राजपूत वीरांगनाओं ने हंसते हंसते जौहर को अंजाम दिया। ठीक, अपने स्वाभिमान की खातिर अपने पतियों का भी त्याग किया। मैं एक किताब मैंने अभी देखी, वीर दुर्गादास राठौड़। तो वीर दुर्गादास राठौड़ जो किताब है, उसके संदर्भ में जब मैं उसको पढ़ रहा था, पूरी एक तरह से एक नाटक की तरह ही है। तो उनकी माँ ने अपने पति को आस्करण, उनके पति का नाम आस्करण, ठीक, तो उसने अपने पति को इसी आधार पर त्यागा था। दोनों में यही झगड़ा हुआ था कि आस्करण ने मुगल मनसबदारी स्वीकार कर ली थी और वो इसके खिलाफ थी, और उसने पति को और अपने बेटे को लेकर मायके चली गई थी। और दुर्गादास राठौड़ का प्रारंभिक पालन पोषण सारा कुछ कहाँ हुआ था? उनके मायके में। तो ये कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो केवल राजस्थान में देखने को मिलती हैं, कि यहाँ की छत्राणी जो थी वो रियल में ही उनसे गौरवान्वित होता है हर इंसान। उनके बारे में भी पढ़ो तो आपको बहुत रोचक तथ्य मिलेंगे। महाराणा प्रताप के बाद अगर हम देखें तो शासक बना अमर सिंह। अमर सिंह, राणा अमर सिंह। अमर सिंह के बाद शासक बना कर्ण सिंह। कौन बना? कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद शासन, देखो मैं बता रहा था ना, भारत के महान युद्ध प्रेमी शासक, महान युद्ध प्रेमी शासक में पहला नाम आता है समुद्रगुप्त का। किसका नाम आता है? समुद्रगुप्त का। दिमाग में थोड़ा सा मिस हुआ था उस समय। और सेकंड नाम आता है अशोक का, मौर्य शासक अशोक का। और थर्ड नाम आता है राणा सांगा का।
अर्थात महान युद्ध प्रेमी शासकों में इसकी गिनती होती है राणा सांगा की, जिसके आप शौर्य को यहाँ देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इसने युद्धों के दौरान वीरता दिखाई और उन युद्धों में विजय प्राप्त की। इसने अपने सीमांत शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित किया था और ये चाहता तो दिल्ली पर शासन कर सकता था। और इसने प्रथम मुगल शासक जिसने भारत में एंट्री की थी, उसका नाम बाबर, उससे भी लोहा लिया था। उसके संदर्भ में बड़ी चर्चा होगी। कर्ण सिंह के बाद शासक बना जगत सिंह। जगत सिंह फर्स्ट लिख सकते हो आप चाहें तो। नेक्स्ट, जगत सिंह के बाद शासक बना कौन? जगत सिंह के बाद शासक बना राज सिंह। राज सिंह भी एक महत्वपूर्ण हिंदू संरक्षक शासक के रूप में जाना गया, क्योंकि जब औरंगजेब अति कर रहा था, हिंदू धर्म को अत्यधिक नुकसान पहुंचा रहा था, औरंगजेब ने एक आदेश भी पारित किया था 1669 में कि हिंदू मंदिर मूर्ति पाठशालाओं को तोड़ दो। उसी के तहत बहुत सारे मंदिर मूर्ति पाठशालाएं तोड़ी गई थीं, लेकिन उस दौरान इन्होंने राज सिंह ने हिंदू धर्म का संरक्षक होने के नाते श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना करवाई। ठीक भाई। और कांकरोली राज संबंध में किसकी मूर्ति की स्थापना करवाई? आप जानते नहीं है, द्वारकाधीश जी की। ठीक भाई। तो इन मंदिरों की स्थापना करवाना कहीं ना कहीं ये घोतक है कि ये हिंदू धर्म के संरक्षक थे। इन्होंने औरंगजेब से सीधा पंगा भी लिया था। राज सिंह के बाद शासक बना जय सिंह। जय सिंह के बाद शासक बना, शायद पता होगा किसी को, अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय। इसके बाद शासक बना संग्राम सिंह द्वितीय। इसके बाद शासक बना जगत सिंह द्वितीय। और इसके बाद प्रमुख रूप से शासक आया भीम सिंह। भीम सिंह जिसने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों से संधि कर ली। क्या कर ली? संधि कर ली। ठीक भाई। एक्चुअली हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में, अभी तो मैं देखो आपको यहाँ तक पढ़ा रहा हूँ कि भाई प्रारंभिक दौर से, प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजों का राजपूताने में प्रवेश, जिसके तहत राजपूत राजा अंग्रेजों से संधियां करते हैं। बाकी का शेष जो पार्ट है वो आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा, जैसा कि राजपूत राजाओं की अंग्रेजों के साथ संधियां, अंग्रेजों से संधियां होने का कारण, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन, राजस्थान में प्रजा मंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। ये टॉपिक आपके आधुनिक इतिहास को बिलोंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक। अभी हम यहाँ तक का मैटर लेते हैं कि भाई अंग्रेजों से संधि की। लगभग सभी रियासतों में हम यहीं तक पहुँचेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आपके सामने कुछ छोटे मोटे शासक हैं जो भी हैं, बाकी की इन सबसे अवगत होंगे आप, जिसमें आपने घोइल वंश के शासकों को भी पढ़ना है और सिसोदिया वंश के शासक। लेकिन हम एक सर्वे करते हैं, हम एक चीज़ देखें कि विगत समय में एग्जाम्स में सर्वाधिक क्वेश्चन किन किन शासकों से पूछे गए। क्योंकि आप देखें यहाँ शासक तो बड़ी संख्या में है, पढ़ना सबको है, क्योंकि एग्जाम कठिन हो गए हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो पढ़ना सबको है, सरल है। और मेरे हिसाब से राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा इतिहास ही मेवाड़ का है। एक बार ये कंट्रोल में और ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम आगे आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, और क्वेश्चन भी इससे काफ़ी संख्या में आते हैं। तो विगत एग्जाम्स का सर्वे करें हम, तो अधिकांश क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो इसमें एक तो रतन सिंह से, और रतन सिंह का भी एक निर्धारित रहता है। मैंने विगत एग्जाम सर्वे किया तो इसमें या तो क्वेश्चन में पद्मनी होती है या आंसर में पद्मनी होती है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है, या तो क्वेश्चन में होती है या आंसर में होती है। नेक्स्ट बात करें तो राणा कुंभा से, राणा कुंभा से भी बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कारण क्या है कि इनका हर क्षेत्र में योगदान रहा। मेवाड़ का अत्यधिक विकास हुआ इनके समय,
साहित्य से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक भाई, इनके निर्माण स्थापत्य कला से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनका भी एक ध्यान रखना है। एक राणा सांगा, हाँ आते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ नहीं तो आने को तो फिर बप्पा रावल से भी पूछा गया है। बप्पा रावल का क्वेश्चन यही आया हुआ है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ देखो जानती भी है, बहुत अच्छी बात। तो देखो यहाँ मैं केवल ये कह रहा हूँ अधिकांश तय क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा रेशो लेके चल रहे हैं हम। राणा सांगा से भी पूछे गए हैं। देखो एक रतन सिंह कुंभा, राणा सांगा। राणा सांगा से क्वेश्चन जो आता है वो 90% क्वेश्चन इस राणा सांगा के खानवा युद्ध से जुड़ा हुआ होता है। खानवा युद्ध से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे उसमें भागीदारी निभाने वाले अन्य राजा हों, चाहे उसका रिजल्ट्स या घटनाएं हों। नेक्स्ट बात करें हम तो क्वेश्चंस महाराणा प्रताप से और एक राज सिंह से। ठीक भाई, और इन सब का मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर टीचर्स भर्ती की बात की जाए तो इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अदर कंपटीशन की बात की जाए तो सारे राजाओं से रिलेटेड कुछ कुछ सामान्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ आप देखें तो मैंने रतन सिंह नाम लिया, राणा कुंभा नाम लिया, राणा सांगा नाम लिया, महाराणा प्रताप और राज सिंह। ये 4 से 5 शासक हैं जिनसे अधिकांश से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी पढ़ना सबको है, समझना सबको है, हमें बस ये लक्ष्य लेके चलना है कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है। सरल, पढ़ना बहुत सरल है। आप यहाँ जब पढ़ेंगे इनके बारे में, ओ माय गॉड ये क्या है, कुछ नहीं है, ये तो याद हो गया। कहानियाँ हैं, देखो एक्चुअली इतिहास डिपेंड 2 शब्दों पे ही करता है, इमेज और स्क्रिप्ट। इमेज और स्क्रिप्ट। जब मैं महाराणा प्रताप पढ़ा रहा हूँ, जब मैं राणा सांगा पढ़ा रहा हूँ, राणा सांगा के संदर्भ में वो महान योद्धा था, मैंने फर्स्ट में ही कहा बड़ा युद्ध प्रेमी शासक था। ठीक, अभी नेक्स्ट में आप जब पढ़ोगे तो इसने अपने सीमांत शत्रुओं को बुरी तरह से पराजित किया, इसने खातौली का युद्ध में पराजित किया, बाड़ी के युद्ध में पराजित किया, ठीक गागरोन के युद्ध में हराया, और खानवा के युद्ध में तो खतरनाक प्रदर्शन किया। इस प्रकार की जब बातें सुनेंगे तो आप ये तो सोचेंगे नहीं ये क्या इमेज बनेगी राणा सांगा की, योद्धा के रूप में बनेगी। अब ऐसा तो नहीं बनेगी कि वो ऐसा हो, ठीक, इमेज तो ऐसी ही बनेगी। क्लियर है? तो इमेज आपके दिमाग में बनाने का कार्य हमारा होता है, जिस प्रकार हम बताएंगे। नेक्स्ट बात होती है एक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी पटकथा। ये सारी जो आप पढ़ेंगे आगे चल करके एक पटकथा ही है। चाहे महाराणा प्रताप का जीवन परिचय हो, जीवन परिचय के बाद उनका शासन में आते ही, सत्ता को हासिल करते ही प्रारंभिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना हो, चाहे हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी घटना हो या फिर अन्य घटनाएं, तो वो एक पटकथा ही, वो आपके दिमाग में पटकथा जल्दी अंकित होती है, मेरा मानना है। क्योंकि मैं देखता हूँ, हम फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, और हम देखते हैं कि मूवी देखने के बाद उसको कई दिनों तक ध्यान भी रख लेते हैं। भाई मूवी में क्या होता है, इमेज और स्क्रिप्ट जो होती है, ध्यान रख लेते हैं लंबे समय तक। कई लोगों को तो 20-20 साल पहले देखी हुई मूवी ध्यान है, ठीक, 10-10 साल पहले हुई देखी हुई मूवी ध्यान है, अरे ऐसा हुआ था, शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने ऐसा किया था, ठीक है, अब भी ध्यान। इसका मतलब क्या है कि इमेज और स्क्रिप्ट के माध्यम से चीज़ें जो देखी या समझी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वो लंबे समय तक याद रहती हैं। वही प्रक्रिया को यहाँ दोहराना है हमें, कुछ अलग से तो करना ही नहीं है। छोड़ो, हाँ जी, अब हमारा ये डाटा आपके पास उपलब्ध हो गया। अब डाटा के बाद हम क्रमशः पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनना। डाटा के बाद हम देखें सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ का इतिहास पढ़ने जा रहे हो आप, तो मेवाड़ का इतिहास जब पढ़ने जा रहे हो तो इससे जुड़ी हुई प्रारंभिक जानकारी, कुछ सामान्य से पॉइंट। इसमें पहला पॉइंट, मेवाड़ को प्रागबाट, मेदपाट व शिवी के नाम से भी जाना गया, नाम से भी जाना गया। ठीक भाई, इसको मेवाड़ को प्रागबाट, मेदपाट या शिवी के नाम से भी जाना गया। जिसमें देखो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है
वो है सिबी। और मैं जब सभ्यताएं पढ़ा रहा था उस समय मैंने जनपदों का उल्लेख किया था, जनपद के संदर्भ में आपको जानकारी दी थी, तो शायद ये भी बताया था कि सिबी क्या था, एक जनपद था, महाजनपद में कन्वर्ट नहीं हो पाया था बेटा। ठीक है, हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में एक्चुअली जनपद उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई होती थी, ये मैं बता दिया है। उत्तर वैदिक काल में सिबी एक जनपद था जिसकी राजधानी मध्यमिका, मध्यमिका को ही क्या कहा जाता था, नगरी, जो कहाँ है, चित्तौड़। मध्यमिका या नगरी थी। इन दो पॉइंटों में कोई दिक्कत, भाई परागपाट मेदपाट या सिबी के नाम से जाना गया, और सिबी एक जनपद था जिसकी राजधानी मध्यमिका या नगरी थी, जो कहाँ है, चित्तौड़ में, क्योंकि आपने सभ्यता स्थल के अंतर्गत भी पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक सामान्य सा क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे गौरवपूर्ण इतिहास। राजस्थान का सबसे गौरवपूर्ण इतिहास कहाँ का, मेवाड़ का। सब जानते हैं, सामान्य सा क्वेश्चन है, इसमें कोई तर्क वितर्क का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। नेक्स्ट बात करें, मेवाड़ के शासकों को, मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा गया। क्या नाम दिया गया, हिंदुआ सूरज। मेवाड़ के शासकों को हिंदुआ सूरज कहा गया। केवल सामान्य से पॉइंट चालू कर रहा हूं मैं, अभी घुइल वंश तो पढ़ाना भी प्रारंभ नहीं किया। घुइल वंश का फर्स्ट शासक गुहादित्य या घुइलादित्य के संदर्भ में परिचय नहीं दिया आपको। नेक्स्ट, मेवाड़ के राज चिन्ह पर अंकित है, वो है जो दृढ़ राखे, जो दृढ़ राखे धर्म को, तिहि राखे करतार। इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो ये होता है कि जो अपने धर्म पर दृढ़ रहते हैं उनकी रक्षा कौन करता है, भगवान। ठीक भाई, जैसा कि घुइल शासकों के संदर्भ में जाना जाता है, सिसोदिया शासकों के संदर्भ में जाना जाता है कि अपने धर्म पर दृढ़ रहिए। ठीक भाई, तो नेक्स्ट बात करें, घुइल सिसोदिया एक ही बात है। सिसोदिया का कुल देवता कौन, कुल देवता सभी जानते होंगे कौन माना जाता है, या घुइल सिसोदिया की कुल देवी, इनका कुल देवता कौन पढ़ा जाता है, सभी जानते हैं एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जिनका मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी नागदा उदयपुर में, और कुलदेवी हैं बाण माता, और कुलदेवी बाण माता का भी मंदिर कहाँ है, नागदा उदयपुर में। ठीक भाई, एक्चुअली ये जो घुइल शासक हुए, सिसोदिया शासक हुए, ये एकलिंगनाथ जी के सेवक के रूप में शासन करते रहे। एकलिंगनाथ जी को अपना स्वामी मानते हुए उनके सेवक के रूप में शासन करते रहे। एकलिंगनाथ जी के मंदिर की स्थापना कब हुई, वो कैसे हुई, किसने की, इनके चमत्कारिक कोई भी घटनाक्रम, वो सब आपको बताए जाएंगे, क्योंकि मैं केवल सामान्य सी जानकारी यहाँ दे रहा हूँ। अभी आप इसके बाद घुइल वंश के संस्थापक
उससे रिलेटेड सारे शासकों से पूर्णतः अवगत होंगे। ठीक भाई, बहुत ही रोचक तत्व निकल के आएंगे, क्लास मिस नहीं करें, आप इसे ध्यान से अब नोट कर लें भाई। ठीक भाई।